ओके, सो यहाँ पे देखें कि टेस्ट करने को क्या कह रहा है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट x हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कि x किसको फॉलो कर रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टेस्ट करें कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है बाय अप्लाइंग द chi स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। आपने अप्लाई करना है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को, ठीक है। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? यस मैम। ओके, यस मैम। पीडीएफ भी याद होगा आप लोगों को, आई होप सो। जैसे बाइनोमियल का था nc(x) p की पावर x q की पावर n माइनस x, इसी तरीके Yes, से ma'am. Yes, ma'am. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो Yes, ma'am. पीडीएफ है वो क्या था, E e की की पावर माइनस E की म्यू power e की पावर म्यू U की power x divided by n x factorial. फैक्टोरियल। e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। तो आप यहाँ पर देखें इसके पैरामीटर्स कितने हैं? इसके पैरामीटर्स मैम मैम एक म्यू है और ना एक्स मैम? म्यू और एक्स इसके पैरामीटर्स हैं। म्यू है मैम। म्यू है खाली म्यू मैम। x तो कभी भी पैरामीटर नहीं होता, x हमेशा रैंडम यस मैम म्यू। ठीक म्यू है। है मैम। मैम म्यू ही होगा। इसका सिर्फ एक ही पैरामीटर है, देखिए ना, सिर्फ अगर हमें म्यू पता चल जाए, वी नो दैट कि x जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, कौन का? पॉइसन का। जैसे बाइनोमियल का 0 से n वेरी करता है, इसी तरीके से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बाइनोमियल एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन भी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल एक कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, Continuous. रेंज होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। आई स्क्वायर एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, माइनस इंफिनिटी से लेकर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी जो वेरिएशन होती है आप लोगों की, दैट लाइज फ्रॉम 0 से लेकर, नॉट माइनस, 0 से लेकर जाती है इन्फिनिटी तक। जैसे बाइनोमियल की 0 से n तक जाती है ना, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएबल वेरी करता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इज इट क्लियर? 0 यस मैम। 1 2 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ओके, नॉर्मल की किधर से जाती है? नॉर्मल की बेटा इट्स अ कॉन्टिन्यूअस वन, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ओके मैम ठीक है। देखिए हमेशा याद रखें, जो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस होती है ना, उनकी रेंज होती है, और जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनकी रेंज नहीं होती है। वो 0 के बाद आता है जंप करके 1 पे, डिस्क्रीट है ना वेरिएबल, तो विद इन 0 एंड 1 कुछ एज्यूम नहीं करता। 0 के बाद आएगा 1 पे, 1 के बाद क्या आएगा 2 पे। अब अगर मैं कहूँ कि मेरी मिस्टेक्स हैं पर डे हैं, वो अगर x जो है वो नंबर ऑफ मिस्टेक या तो 0 होगी या 1 होगी, 1.5 तो कोई मिस्टेक नहीं होती, 1.1 भी कोई मिस्टेक नहीं होती, 0.1 भी नहीं होती, नहीं होती ना? यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर जो रैंडम वेरिएबल है वो होल नंबर्स को एज्यूम करता है, और कॉन्टिन्यूअस के अंदर जो रैंडम वेरिएबल है वो आपका जैसे विद इन अ रेंज ऑल पॉसिबल वैल्यूज एज्यूम करता है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर है, दैट इज म्यू, और वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इज दैट स्पेसिफाइड टू यू? नो मैम। No, it's not specified over here. It test the hypothesis x as a Poisson distribution with the parameter mu is equal to this. कुछ भी नहीं बताया हुआ ना म्यू के बारे में, हमें सिर्फ ये बताया हुआ है, सैंपल रिजल्ट ma'am. आपको बताया हुआ है, और साथ आपको बताया हुआ है कि आपने अपना एक्सपेरिमेंट कितनी दफा रिपीट किया, कितने डेज तक उसने अपने आप को रिकॉर्ड किया, 300 डेज तक। Is it clear? So this is the observed frequencies. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले अब मुझे अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है तो मुझे बताएं मुझे क्या चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए। इसकी कोरेस्पोंडेंस प्रोबेबिलिटी चाहिए मैम। सबसे पहले अंडर एच नॉट जो हमने न्यू assumption, चाहिए। एग्जैक्टली हमें अंडर एच नॉट जो एज्यूम किया हुआ है, हमने एज्यूम किया हुआ है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स हैं ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं, तो सबसे पहले तो मुझे 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी चाहिए यूजिंग द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। 0 1 के यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बताएगी कि अगर नंबर ऑफ मिस्टेक्स 0 हैं तो 0 के आने की प्रोबेबिलिटी, 0 मिस्टेक अकर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 मिस्टेक अकर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 मिस्टेक की अकर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जब वो सारी प्रोबेबिलिटीज आपके पास निकल आएंगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आप इस प्रोबेबिलिटी को कैपिटल N के साथ, जो कि यहाँ पर इस वक्त 300 है, उसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई।
ठीक है, कैपिटल एन के साथ जब इन प्रोबेबिलिटीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हर सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कि पहले ऑब्जर्व पड़ी हुई थी फ्रीक्वेंसीज, अब आपको हर सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी मिल जाएंगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सो सबसे पहले हम अपना नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द पॉपुलेशन हैज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन म्यू अनस्पेसिफाइड। हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि हमें पैरामीटर इसका स्पेसिफाई नहीं हुआ हुआ और पॉपुलेशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। And the H1, the population does not have a Poisson distribution. Level of significance alpha 0.05. If it's not given तो choose कर लें। chi-square statistic आपने यही वाला यूज करना है और हमें नजर आ रहा है कि ये chi-square डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? k minus 1 minus number of parameters estimated. k कितना है जी? कितने क्लासेस के अंदर आपने अपने रैंडम वेरिएबल को डिवाइड किया है? 1 2 3 4 5 6 7। तो k is 7, ठीक है, -7 -1 आपने किया और कितने पैरामीटर्स आप एस्टिमेट कर रहे हैं सैंपल डेटा की मदद से? 1 मैम। दैट इज म्यू। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया आपके पास? दैट इज 5। Yes, ma'am. इज इट क्लियर? अब आपको म्यू नहीं गिवन, सो अब आप म्यू को एस्टिमेट करेंगे किसके साथ? x बार के साथ। किसके साथ एस्टिमेट करेंगे? x बार के साथ, क्योंकि ये पॉपुलेशन मीन है और ये सैंपल मीन है, तो मैं म्यू को एस्टिमेट करूंगी, पॉइंट एस्टिमेटर निकालूंगी एंड दैट इज योर x बार। तो डेटा गिवन है, दिस इज योर x, दिस इज योर f, समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f करें और यहां से डायरेक्टली आपके पास जो x बार आएगा दैट इज योर एस्टिमेटर फॉर म्यू। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, अब आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी। ये देखो उसने फॉर्मूला भी आपके लिए लिख दिया, e की पावर माइनस म्यू, म्यू आपके पास 0.89, तो माइनस 0.89, 0.89 की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। पहले आप x की वैल्यू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर x की वैल्यू 2 के लिए निकालेंगे, 1 के लिए, 2 के लिए, सब के लिए निकालेंगे। कहां तक निकालेंगे? आप निकालेंगे 6 तक। x की वैल्यू 6 तक यहाँ पे पुट करते चले जाएं और यहाँ पे बेशक एक कॉलम आप इन्होंने नहीं बनाया, आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज का कॉलम बनाएं। ओके, आप सबसे पहले यहाँ प्रोबेबिलिटीज लिखें सबकी। जब आपकी सब प्रोबेबिलिटीज आ जाएं तो अगला कॉलम आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का बनाना है और उस कैसे निकलेगी? इन प्रोबेबिलिटीज को आप कैपिटल N के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, एंड कैपिटल N इज 300 हियर। ओके, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो निकल आएंगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस होने के लिए जा रहा है और दैट इज इम्पोर्टेंट वन, और ये अब आपने नोट करना है यहाँ पे। और वो क्या है कि किसी भी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। व्हाट्स द पॉइंट? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज तो हम निकाल रहे हैं ना बाय द यूज ऑफ थ्योरी, ठीक है। किसी भी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 नहीं आनी चाहिए। अगर किसी भी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 आती है तो हम उसको मर्ज कर देते हैं, हम अपने पिछले वाले सेल के अंदर ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आप देख रहे हैं कि इस सेल की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है दैट इज 0.1, इस सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.6, इस सेल की कितनी है? 0.3.2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने देखा दिस इज लेस देन 5, मैंने 0.1 को पिछली वाली क्लास में मर्ज कर दिया, तब मैंने इसको मर्ज किया, स्टिल 0.7 विच इज लेस देन 5। मैंने फिर इन दोनों को तीसरी क्लास के साथ मर्ज किया, व्हिच कम्स आउट टू बी समथिंग 4, ठीक है। तो क्या होगा? 3.9 बल्कि आपके पास आ जाएगा विच इज अगेन लेस देन 5। तो मैंने फिर इसको दोबारा अगली क्लास में जब मर्ज किया, यानी 4 क्लासों को जब मैंने मर्ज किया तो फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन 5 हुई, दैट इज 18.4। तो आप क्या करेंगे कि इन 4 क्लासों को क्या कर देंगे? मर्ज करेंगे, और जितनी क्लासेस आप एक्सपेक्टेड मर्ज करेंगे उतनी ही आप अपनी ऑब्जर्व्ड क्लासेस को भी मर्ज करेंगे। यू गेट माय पॉइंट? आप लोगों को समझ आई ये बात? यस मैम, आ गई है। Yes, ma'am. ठीक है, यानी किसी भी सेल की ऑब्जर्व्ड की बात नहीं करी, ऑब्जर्व नहीं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 आएगी तो आप अपनी मर्जिंग कर देंगे पिछली वाली सेल के अंदर जब तक आपकी 5 नहीं हो जाए। मैम आवाज नहीं आ रही। Yes, ma'am. मैंने आपको क्या कहा है? मैंने कहा किसी भी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए। अगर किसी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है तो पिछली क्लास के अंदर मर्ज कर दें, ठीक है, जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी 5 से ज्यादा नहीं हो जाती।
लेकिन मैम मैम एक्सपेक्टेड इन्होंने 14.5 की जगह कुछ क्यों नहीं लिखा, 3.2 की जगह आगे जीरो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड पे वैल्यू लिखी है, 14.5 पे नहीं लिखी। वो उन सबको मर्ज करके 18.4 हो गई है ना, सबको मर्ज कर दिया, ऐड कर देना है। इन सबको ऐड कर मैम देना एंड की तरफ से नीचे की तरफ से देखना है। जी, नीचे की तरफ से, नीचे ही आएगी कम फ्रीक्वेंसी आपकी, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज एंड पे जाके कम होना शुरू हो जाती है। ओके मैम ठीक है। ठीक है, तो आपने ये मर्जिंग कर दी। अब जब आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को मर्ज करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी मर्ज होगी। ओके मैम। जितनी Okay, सेल्स ma'am. को आपने एक्सपेक्टेड मर्ज किया, अगर 4 मर्ज किए हैं तो ऑब्जर्व भी ऑटोमेटिकली 4 मर्ज होंगी। तो अब आपके पास देखें ये 25 हो गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो गई 18.4। सो व्हेन यू टेक द डिफरेंस तो 143 में से 123.2, इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से ये हुआ, इसमें से ये हुआ, इसमें से ये हुआ, और इन सब को मिला के एक बन गया और 25 में से ये माइनस हुआ एंड इट कम्स आउट टू बी 6.6। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ यू टेक द स्क्वायर्स ऑफ दैट डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड वन। जब आपने इनको किया तो आपके पास ये chi स्क्वायर की वैल्यू 2.6 है। ओके, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? Yeah, ma'am. No, ma'am. अब No, ये ma'am, जो clear. एक इम्पॉर्टेंट चीज है गर्ल्स, वो प्लीज ये है कि आपने अपना क्रिटिकल रीजन जब निकालना है जब आप अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और chi स्क्वायर कैलकुलेटेड निकाल लें, क्योंकि आप देखें जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो उसमें आपको नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए, और नंबर ऑफ क्लासेस अगर मर्ज हो गई, पहले हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस 7 थी, लेकिन अब मर्ज होने के बाद तो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस हैं जिसके साथ आपने कैलकुलेशन किया है, दिस इज द वन, ये आपने इस्तेमाल करनी है। तो आप देखें कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रह गई हैं, 1 2 3 एंड 4 only. You merge all the 4 1 into the 1. Is it clear? Yes, ma'am. K कितना हो गया आपका आफ्टर मर्जिंग? सो हमेशा क्रिटिकल रीजन मर्जिंग 10.01. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद निकालें, ताकि अगर कोई मर्जिंग हो रही है तो हो जाए, उसके बाद आप अपने अपनी नंबर ऑफ क्लासेस को काउंट करना है। नंबर ऑफ क्लासेस है 1 है 2 है 3 और इनको मिला के 4, तो K आपके पास 4 हो गया। आपने -1 किया यहाँ पे, और साथ में आपने अपनी डिग्री जो पैरामीटर्स एस्टिमेट किए थे वो 1 किया था, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना रह गया, ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे साथ ये कितना हो गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट कम्स आउट टू बी 2। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है मैम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एक दफा दोबारा बता दें। बेटे, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मैंने बताया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, फॉर्मूला याद रखें, के नंबर ऑफ क्लासेस -1 माइनस द नंबर ऑफ द पैरामीटर्स एस्टिमेटेड, इसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, द पैरामीटर्स एस्टिमेटेड। ओके, सो k जो है दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ क्लासेस आफ्टर मर्जिंग। मर्जिंग करने के बाद अगर मर्जिंग हो रही है तो नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाएंगी आपकी, जैसे यहाँ मर्जिंग हो रही है, पिछले वाले सवाल में मर्जिंग नहीं हो रही थी। देखिए यहाँ कोई भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 नहीं थी, तो मुझे मर्जिंग की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए के वही रहा, के कितना था यहाँ पे 6 था, लेकिन जब आपने यहाँ पे काम किया तो क्रिटिकल रीजन हमेशा, जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ, क्रिटिकल रीजन हमेशा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालने के बाद या chi स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद निकालें, ताकि आपको पता चले कि आपकी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई है। तो अब नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो गई है मर्जिंग के बाद, 1 2 3 और 4, तो के आपका 4 हो गया। ठीक है, A is 4 -1 और m कितने पैरामीटर आपने एस्टिमेट किए, एक एस्टिमेट किया म्यू बार से, so 1, तो 4 -1 -1 कितना हो गया 2, so your degree of freedom is 2। ओके मैम। इज इट क्लियर? सो अब आपने वैल्यू निकालनी है chi स्क्वायर क्रिटिकल रीजन की, तो आपने टेबल खोला हुआ होगा, निकाले उसको 1.6 पेज पे, 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 0.0. 5.99. 5.99। This is your critical value 5.99 और आपकी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। देखें क्रिटिकल वैल्यू कितनी निकली है 5.99 और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आई है आपके पास 10.01. 10.01। सो 10.01 5.99 से बड़ा है। यस मैम। क्रिटिकल रीजन में फॉल चल रहा है, तो वो रिजेक्ट अवर हाइपोथेसिस, रिजेक्ट अवर H नॉट, और हम कहेंगे कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम वेरिएबल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी मिस्टेक्स की, वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है।
ठीक है, we may conclude that the Poisson distribution is not a good fit to the data. इसका मतलब है ये जो Poisson distribution है वो mistakes की जो distribution थी, number of mistakes जो थी आपके पास, उसको एक अच्छा fit provide नहीं कर रही, यानी वो जो number of mistakes है random variable वो Poisson distribution को follow नहीं कर रहा है. Is it clear? यस Yes, मैम ma'am. नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर उसमें ऐसा कोई वैल्यू वाला आ जाए तो वहां पे भी हम मर्ज करेंगे Sorry, दोबारा बोलें. मैम। जैसे ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो हमने मर्ज वाला किया, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू की 5% से लेस आ गई, मतलब 5 से लेस आ गई, 5 तो हम लोगों ने तो इसी तरह अगर बाइनोमियल में कोई आ गई तो उसमें भी हम करेंगे। जी जी बिल्कुल, दिस इज द रूल कि आप जब ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लगा रहे हैं जिसमें ये काई स्क्वायर का जहां फार्मूला आप लगा रहे हैं, अगर किसी सेल की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 आती है तो आपने उसको मर्ज कर देना है जब तक आपकी 5 नहीं हो जाती। अगर लेट्स Okay, सपोज कि 2 क्लासेस को मर्ज करने से 5 से ज्यादा हो रही है तो 2 क्लासेस को मर्ज करें, ज्यादा नहीं मर्ज करनी। ओके ओके मैम, ठीक है। ठीक है, आपको 5 से ज्यादा चाहिए। अगर 2 क्लासेस को मर्ज करने से 5 से ज्यादा हो रही है तो 2 क्लासेस मर्ज करें, फिर 3 नहीं करेंगे। अगर 3 को मर्ज करने से 5 से ज्यादा हो रही है यानी 2 को किया, स्टिल लेस देन 5, तो तीसरी भी शामिल कर लें। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, एग्जांपल 7 जी बोले आप बेटे। जरा मैम जरा टेस्ट का बता दें क्लियर। उस दिन मेरी क्लास नहीं हुई थी तो कोई लड़की कुछ और बता रही है, आप जरा क्लियर कर दें टेस्ट के बारे में। बेटे मैं थर्सडे वाले दिन आपका नेक्स्ट जो है थर्सडे, उस दिन आपका टेस्ट लूंगी। उस दिन आप लोगों का एस्टिमेशन के टॉपिक का टेस्ट है। एस्टिमेशन में आप लोगों की पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन दोनों शामिल हैं। इंटरवल एस्टिमेशन में कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं जो हमने पढ़े हैं सारे के सारे, जिसमें जी टेस्ट भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें टी स्मॉल सैंपल का केसेस भी हैं, म्यू है, डिफरेंसेस ऑफ मीन है, प्रोपोर्शन है, डिफरेंसेस ऑफ प्रोपोर्शंस हैं। जितना भी आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स निकाले हैं और पॉइंट एस्टिमेशन का जो टॉपिक है आप लोगों का, आप लोगों ने वो सारा का सारा करना है। यू नो दैट कि पॉइंट एस्टिमेशन भी मैंने आपको करवाई है, उसके मैंने क्राइटेरियाज, गुड क्राइटेरियाज भी करवाए हैं, याद है आप लोगों को? अनबाइसनेस है, एफिशिएंसी है, सफिशिएंसी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी है, पॉइंट एस्टिमेशन भी करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करनी है। थर्सडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट होगा, 1.5 घंटे की क्लास है, आधा घंटा मेरा आप लोगों का 40 मिनट्स जो हैं, 10 मिनट आप लोगों के आने के लिए लग जाते हैं, तो बाकी 10-10 मिनट के मैंने 3 सवाल देने हैं। 10 मिनट के बाद आपको गूगल क्लास के अंदर प्लीज सारे ज्वाइन कर लें, वरना फिर टेस्ट इस तरह लेना मेरे लिए व्हाट्सएप पे बहुत मुश्किल है। अभी तक जितने बच्चों ने गूगल क्लास को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज गूगल क्लास ज्वाइन कर लें। उसी में मैं आप लोगों को क्वेश्चन अपलोड करूंगी, वहीं 10 मिनट के अंदर अंदर आपने उसको सबमिट कराना है। 10 मिनट में जो नहीं कराएगा कैंसिल हो जाएगा उसका। 10 मिनट के बाद दूसरा क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगी, पहला वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका होगा, उस वक्त तक आप अपलोड कर चुके होंगे। फिर 10 मिनट दूंगी और फिर इस तरह 3 सवाल होंगे। मैम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बाद में टेस्ट ले लेना मैम, अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल का ही नहीं ले रही मैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल का ही लूंगी। ओके मैम, ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? सबको समझ आ गई है? ओके, मैम। पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है, बाकी सारे छोड़ के चले गए मीटिंग को। क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आप लोग अटेंड करते? इतनी नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ किस तरह से है? अभी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ये, और अभी आप लोग समझेंगे मैं दोबारा करवाऊंगी इतनी मेहनत आप लोगों के साथ। सिर्फ 11 पार्टिसिपेंट्स, सच अ नॉन सीरियस एटीट्यूड। ये आप लोगों की क्लास टीचर को मुझे शिकायत करनी पड़ेगी आप लोगों की। मैम हमारी नहीं ना तो लेते हैं। ये प्लीज अभी जो इस वक्त 11 पार्टिसिपेंट्स हैं इनकी स्क्रीनशॉट लें, मुझे भेजें प्लीज ये दोबारा। ये इस वक्त कौन है क्लास में? ओके मैम। आयशा आप ले लो। अच्छा, ले लीजिए। ओके, ये जो है आप लोगों का टेस्ट हाइपोथेसिस द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ हमने टेस्टिंग क्या करनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसको फॉलो कर रही है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, सो हमारा हाइपोथेसिस क्या बनेगा? द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। और आप यहाँ देखिए ना, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक आपका म्यू होता है और दूसरा क्या होता है? सिग्मा। और दोनों पैरामीटर्स आपको स्पेसिफाई करके नहीं दिए गए। ठीक है, the distribution is normal with the mean mu and variance sigma square, and h1 the distribution is not normal. Again test statistic वही है। अब यहाँ पर आप देखें कि आप लोगों के पास कितने पैरामीटर्स आपको स्पेसिफाई करने हैं। आपने x बार भी निकालना है, ठीक है, और आपको सिग्मा स्क्वायर की जगह s स्क्वायर को भी एस्टिमेट करना है। जी बेटे बोले। मैम किसी ने स्क्रीनशॉट जो भेजा है मैम, हम लोग तो स्टार्ट से हमने ज्वाइन किया हुआ, और किसी ने मतलब मेरा और मैम ये तानिया कयूम और मैम ये हमारे नेम्स किसी ने मैम ग्रुप में शेयर किए हैं।
स्क्रीनशॉट में 10 जो मैम पार्टिसिपेंट्स, मैम हम लोग को स्टार्ट से ले रहे हैं क्लास। बेटे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि शुरू से क्लासेस शुरू से ले रहे हैं, एंड से ले रहे हैं। बाकी सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन बीच में छोड़ दी है, तो आई नहीं है। अच्छा यस मैम, ओके, मुझे लगा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया शायद आप ये कह, ओके मैम। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो अब देखें ना म्यू स्पेसिफायर ना सिग्मा स्क्वायर स्पेसिफायर, तो डेफिनेटली मुझे अगर प्रोबेबिलिटीज निकालनी है 1/σ√2 -1/2x - म्यू या इस तरह से करके, z की वैल्यूज अगर आपने निकालनी है z इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके, तो आपको म्यू भी चाहिए और आपको सिग्मा भी चाहिए ना, ठीक है। और म्यू को फिर हमें नहीं पता तो हम x बार से एस्टिमेट करवाएंगे और सिग्मा स्क्वायर एस्टिमेट करवाएंगे सिग्मा s स्क्वायर से। तो दो पैरामीटर्स आपने स्पेसिफाई करने हैं। सो के आपका नंबर ऑफ क्लासेस जो कि हमें बाद में देखें यहाँ लिखा है आफ्टर पूलिंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड के द नंबर ऑफ इंटरवल्स आफ्टर पूलिंग, आपको पता चलेगा कि जरूरी है कि नहीं है। सो एम जो है वो यहाँ पे 2 हैं, एम तो आपका कंफर्म हो गया कि आपने 2 पैरामीटर स्पेसिफाई करने हैं, दैट इज 2, और के आपको एंड में पता चलेगा जाके कि आपने मर्जिंग की है कि नहीं की है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब जब ये दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम कि इंटरवल जो अपर लिमिट्स हैं स्पेसिफाई नहीं किए होते, बट आपको इस चीज से ये नहीं होना चाहिए कि 10 है लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, इसकी अपर लिमिट भी 12 है, यानी ये बाउंड्रीज दी हुई है 10 से 12, 12 से 14, ओके, 14 से 16, 16 से 18। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। यस मैम। सो अब आपने क्या करना है, अगर आपने इसका x बार और सिग्मा निकालना है, सो आपने इसके मिड पॉइंट्स निकाले x बार, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो मीन समीशन fx, सॉरी नॉट x बार, x निकाले, मिड पॉइंट्स x निकाले, और समीशन fx डिवाइड बाय समीशन f करके x बार निकालेंगे, और x स्क्वायर जो वेरिएंस है वो कैसे निकलेगा, समीशन fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f, ठीक है, माइनस समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? उसने यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दी आप लोगों को, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। हाँ बोलें जी बेटे, कोई मसला? नो मैम। ठीक है, मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला आप लोगों के लिए, ताकि प्लीज आप लोगों को ये समझ आए कि ये कैसे निकलेगा। उसने आप लोगों को यहाँ कोई कैलकुलेशन करके नहीं दी है ये वाली, क्योंकि अब आप लोग हल कर सकते हैं खुद से। तो आप समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f जब करेंगे, ये देखें सम्स उसने दे दिए हैं, और उसने कहा कि x बार का ये वाला वैल्यू निकली है और s की जो है वो ये वैल्यू निकली है। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। Yes, अब ma'am. आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, और फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी, प्लीज इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अपर लिमिट आप लोगों ने लेनी है, याद है आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में भी प्रोबेबिलिटीज निकालनी थी, मैंने आप लोगों को बताई थी। दीज आर द अपर क्लास बाउंड्रीज, आपने अपर क्लास बाउंड्रीज लेनी है, 12 है, 14 है, फिर 16 है, 18 है। इज इट क्लियर? आपने x की Yes, जगह sir. क्या लेनी है, ये सारी आपके पास x की वैल्यूज हैं, दिस इज योर x अपर क्लास बाउंड्रीज। और देखें लास्ट जो अपर क्लास बाउंड्री है, क्योंकि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, एंड वी नो दैट के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन -∞ टू +∞ वेरी करती है, तो आपका ये क्योंकि मेंशन नहीं है अपर क्लास बाउंड्री, तो इट ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगी आपकी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर Infinity. देखें कि आपकी जो अपर क्लास बाउंड्री है वो इन्फिनिटी ली गई है, ठीक है, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज 1, और एंड पे जाके हमने उसको 1 करना है हर हालत में। तो यहाँ पर आप देखें z कैसे निकलेगा, z निकलेगा, क्या फॉर्मूला है z का, x बार माइनस म्यू, Divided by sigma divided by under root n. हाँ Root नहीं नॉट x बार माइनस, सॉरी x नॉट x बार प्लीज, सिंपल हम x के साथ काम कर रहे हैं ना। देखिए z का फॉर्मूला Yes, याद है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, नॉर्मल Yes, डिस्ट्रीब्यूशन ma'am. काम किया है आपने, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, Divided by sigma. ठीक है। सो ये Yes, अब ma'am. देखें म्यू नहीं गिवन, तो म्यू की जगह क्या आ जाएगा, x बार, और सिग्मा हाँ. भी हमने एस्टिमेट किया है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, s। Yes. ओके, तो पहले आप 12 माइनस x बार की वैल्यू कितनी गिवन है, 12 माइनस 19.4 डिवाइडेड बाय 2.89 जब आप करेंगे तो आपके पास निकलेगा -2.49, फिर 14 माइनस x बार डिवाइड बाय s करेंगे, तो ये सारे आपके पास देखिए z की वैल्यूज निकल आई हैं। ओके मैम ठीक है। ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसीज। किस तरीके से आप निकालेंगे कि आपने माइनस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मैम लेस देन वाले केस
जो माइनस की है ना, जिन z की वैल्यूज के साथ माइनस आ रहा है उसमें से आपने 0.5 को क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज देख के माइनस करना है 0.5 को, और जिनकी पॉजिटिव z की वैल्यूज हैं उसके अंदर आपने जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसके अंदर 0.5 को क्या करना है, प्लस करना है। और ऐड क्यों कर करना देंगे। है प्लीज, मैंने उस वक्त भी बताया था, रट्टा नहीं लगाना। -2.49 आपकी यहाँ कहीं पे फॉल करेगी, z की वैल्यू -2.49, ऐसे ही मैम है। आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए z की नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट साइड पे फॉल करेगी आपकी, यस मैम। ठीक है। और जब हम 2.4 को 9 में देखेंगे तो मुझे यहां से लेकर यहां तक की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ये जो ऊपर मैंने हेडिंग दी हुई है ये क्यूमुलेटिव है, जो यहां से देती है, लेफ्ट टेल से यहां से। तो मैं क्या करूंगी, 0.5 में से इसको माइनस कर दूंगी इस प्रोबेबिलिटी को, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक मिल जाएगी। मुझे इधर से प्रोबेबिलिटीज चाहिए। देखिए यहाँ से एंड पे जाके देखिए 1 हो रही है। 1 कब होगी, जब मैं यहाँ से क्यूमुलेट होती चली आऊंगी। 0, फिर थोड़ी 1, फिर यहाँ पर आके 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7। इज इट क्लियर? ठीक है। यस मैम। -1.78 है, वो भी इधर ही कहीं पर होगा, -1.78। फिर आप 1.7 को 8 में देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगी। मुझे इधर से नहीं चाहिए, मुझे अब चाहिए उल्टी चाहिए, मुझे इधर से चाहिए, तो मैं 0.5 में से माइनस करूंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास। फिर आप जब आगे आ जाएंगे पॉजिटिव साइड पे, तो देखिए जब आप पॉजिटिव आ रहे हैं, ये पॉजिटिव 0.30 है आपके पास, 0.30 हेयर अबव दैट। तो जब हम 0.3 को 0 में देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलेगी। मुझे तो पूरी पीछे से चाहिए, तो मैं ये मुझे पता है हाफ कितना होता है 0.5, जो यहाँ से मिलेगी उसके अंदर 0.5 को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। इसी तरीके से तमाम पॉजिटिव z की वैल्यूज के लिए जब आप ऐड करते चले जाएंगे इन द एंड इनफिनिट पे आके मुझे पता टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो आपने ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या कर देना है, 1 कर देना। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उल्टी देखनी है मतलब? हमें लेफ्ट टेल से चाहिए प्रोबेबिलिटीज, कहाँ से चाहिए, क्यूमुलेट होती चली आ रही है। देखें 0 फिर बढ़ती जा रही है, 0.3 फिर 1 हुई, फिर 0.3 फिर 0.6 फिर 0.8 0.9, फिर ये एंड पे जाके क्या हुई, 1। तो देखिए क्यूमुलेट कब होगी, जब लेफ्ट टेल से शुरू करूंगी आहिस्ता आहिस्ता, इधर से इधर से इधर से इधर से, और एंड पे आके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है। अब आपने क्या ठीक है। करना है कि ये तो क्यूमुलेट हो रही है, नाउ यू हैव टू फाइंड द स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी, स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कैसे निकलेगी, पहले वही आएगी आप लोगों की, फिर आप इस प्रोबेबिलिटी में से इस प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, माइनस, आपको 14 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। फिर आप इस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी में से पिछली वाली को माइनस करेंगे तो ये वाली मिल जाएगी। फिर आप इस क्यूमुलेटिव में से इस पीछे वाली को माइनस करेंगे तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग। अब ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज नहीं आ रही, बल्कि हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी निकल रही। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, पहले आपने सारी क्यूमुलेटिव निकाली और फिर क्यूमुलेटिव में पहली वाली वैसी आएगी, फिर नीचे वाली क्यूमुलेटिव में से पिछली वाली को माइनस करते चले जाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो वी गेट द प्रोबेबिलिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ x। हर x, ये जो आ रही थी ये आपकी हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज नहीं आ रही थी, ये क्यूमुलेट हो रही थी। ये देखें एंड अप आके क्यूमुलेट होके 1 हो। मैम एक बात पूछूं? जी बताएं। मैम मैंने अभी मतलब आपने कहा ना कि ये जो हमारे पास कॉलम दिया हुआ है z लेस देन स्मॉल z, तो मैम मैंने 0.5 में से माइनस किया 2.49 को, तो वो तो 1.19 आता है समथिंग, तो 0.0 प्लस हो जाएगा ना? प्लस भी करके देखा फिर भी ये नहीं आ रहा। नहीं बेटे, आप 0.5 में से 2.49 को माइनस कर रहे हैं आप। 2.49 2.4 को 9 के कॉलम में प्रोबेबिलिटी निकालें बेटे, z का टेबल इस्तेमाल करें। यहाँ 2.4 स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करें। 2.4 को 9 कॉलम में चेक करें, देखें स्टैंडर्ड। ठीक है मैम। समझ आ रही है बात? ये मैम प्रोबेबिलिटी पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे फिर इसको 0.5 में से माइनस करेंगे। एग्जैक्टली बेटे, प्रोबेबिलिटीज तभी निकलेंगी ना। 2.4 को जब आप 9 में देखेंगे तो मुझे यहाँ सेंटर से लेकर 2.49 तक की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। मुझे लेफ्ट टेल से चाहिए तो मैं उसको 0.5 में से क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। अब देखिए अब आ रही है? यस मैम। ठीक है। इसी तरीके से 1.7 को 8 में देखें, जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उसको 0.5 में से माइनस करें, देखें आ रही है कि नहीं आ रही है। करें मेरे सामने अभी अभी।
मैम आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आप लोगों ने ये देखें, इसको देखें, 0.9 को 9 में देखें, पॉजिटिव है, देखें आप जरा 0.9 को 9 में देखें। मैम आ रही है। जो पॉजिटिव है उसमें से 0.5 माइनस नहीं करना, बल्कि उसमें 0.5 को ऐड करना है, क्योंकि वो राइट टेल की तरफ चली गई है अब आपकी। अब आप 0.9 को 9 में देखें और 0.5 ऐड करें, 0.3 को 0 में देखें और 0.5 ऐड करें उसमें, देखें आ रही है कि नहीं आ रही। तो जिसमें z की नेगेटिव वैल्यूज है उसमें 0.5 को माइनस करना है, जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसमें 0.5 को प्रोबेबिलिटी देख के ऐड करना है। Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम, आप समझ आ गया। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज निकल आई, अब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज समझ आ गई हैं। माइनस करें 0.0375 में से 0.0068 को, आ रही है 0.0307। मैम कॉरेस्पॉन्डिंग एक दफा रिपीट करो, क्या करना है? बेटे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज निकल आई है ना, अब हमने उसकी हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली तो ऐसी आ गई, अब हमने ये जो निकाली है 0.0307, ये कैसे आई है कि 0.0375 में से पिछली वाली क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया। माइनस करें 0.0375 में से 0.0068 को, ये 0.0307 आना चाहिए। आ रहा है? यस मैम। 0.1379 में से पिछली वाली क्यूमुलेटिव माइनस करें 0.0375, ये आ रहा है? यस यस मैम। मैम आ रही। ठीक है, अब समझ आ गई। यस मैम आ गई है। और पहली वाली में हम लोग हमेशा ऐड करते थे, लेकिन इस केस में हम लोग माइनस करेंगे। कहाँ पे? वो मैम हम सिंपल वाली जो करते थे ना, उसमें हम पिछली वाली को ऐड करते जाते थे, कम्युलेटिव वो फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव था। अच्छा, वो रिलेटिव है, सही है। नहीं नहीं, कम्युलेटिव में मैम हम ऐड ही करते थे, तो ये लेस का केस वो कि तो रिलेटिव में तो frequency है, वो होल को probabilities नहीं है, वो डिवाइड करते हैं। another case है, उसकी बात ना करें। वो cumulative frequencies होती है, वो तो हम ऐड करते चले जाते हैं, पहली आई फिर दूसरी आई फिर हम आवाज नहीं आ रही। cumulative frequency को probabilities के साथ अटैच मत करें। ये हम नॉर्मल टेबल के साथ probabilities निकाल रहे हैं, तो इसमें मैंने भी आपको टेबल ड्रॉ करके बताया है कि हम क्यों माइनस कर रहे हैं और क्यों ऐड कर रहे हैं 0.5। ओके मैम, ठीक है ठीक है। अप्रोच करना वन की तरफ मत। क्यूमुलेट ही हो रही है ना, देखिए अप्रोच तो वन ही कर रहा है ना, क्यूमुलेट ही हो रही है। निकालने का तरीका सिर्फ ये है कि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें निकाल तो हम इधर से ही रहे हैं। देखें आहिस्ता आहिस्ता ऐड ही हो रही हैं, सारी ऐड होके 1 हो गई। ठीक है, आगे मैम। ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। प्रोबेबिलिटीज निकल आई हैं हर x के कॉरेस्पॉन्डिंग। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलेंगी? आपने इस प्रोबेबिलिटीज को कैपिटल N के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी? कितनी फ्रीक्वेंसी थी आपकी टोटल? बाज औकात आपको गिवन नहीं होता कैपिटल N, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता, बट वी नो दैट कि फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो समीशन f, दैट इज योर कैपिटल N। समीशन f। ओके, सो व्हाट इज योर n हियर? बाजू का जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट में लिखा हो कि n 1000 टाइम और ये इस तरह है, तो आपने फ्रीक्वेंसी को सम कर लिया। ओके मैम। ठीक है, जब आप फ्रीक्वेंसी को सम कर रहे हैं तो आपके पास कैपिटल N जो है, कैपिटल N इज बेसिकली समीशन f। याद रखें, भूल नहीं जाना कि आप ढूंढते हैं कि n किधर है। तो आपका 1000 था, आपने उस 1000 के साथ इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकल आई, और देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी 1000 ही आ रही है आपके पास। क्लियर? यस मैम। ठीक है, दिस इज योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, दिस इज योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकल आई। नाउ टेक द डिफरेंस, टेक द स्क्वायर, डिवाइड बाय द एक्सपेक्टेड वन, सम करें, ये काय स्क्वायर निकल आया आपके पास। यस मैम। ठीक है, अब हमने देखें, अच्छा सबसे पहले तो देखें कि आपकी कोई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 आ रही है, आपको मर्जिंग की जरूरत है? नो मैम। नहीं मर्जिंग की जरूरत। मैम इसमें हमारे पास स्मॉल n क्या होगा? स्मॉल एन तो यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। ये बेटे ये जो स्मॉल n है ना मैं आपको कैपिटल N कह रही हूँ, मैं कैपिटल N कह रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि आप कैपिटल N यूज करें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो स्मॉल n और कैपिटल N के दरमियान। ठीक है, सो कैपिटल N हम बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज को कैपिटल N के साथ। यहाँ जो स्मॉल n है वो बेसिकली कैपिटल N को शो कर रहा है। ओके मैम, ठीक है। मर्जिंग हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू में देखते हैं ना जी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 होनी चाहिए, ऑब्जर्व्ड की कोई टेंशन नहीं है। ओके
ओके Yes, ma'am. मैम। ठीक है। फाइंड कर तो कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बन गई आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो के कितना हो गया? 9 माइनस 1 -2 ठीक है, और माइनस कितने पैरामीटर्स एस्टिमेट किए हैं? दोनों पैरामीटर्स एस्टिमेट किए हैं, म्यू और सिग्मा। 2 माइनस करेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 6। तो अब आप अपने टेबल में देखें 0.05 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, आपके पास ये वैल्यू आ रही है, क्रिटिकल वैल्यू 12.5। यस मैम यही आ रही है। ठीक है। यस अब मैम। आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही, इट्स लेस देन 12.59। तो एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। जी, वी आर अनेबल टू डिटेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस, और हम कहेंगे कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक अच्छा गुड फिट प्रोवाइड कर रही है। मैम बस ठीक है ना, अब आज के लिए इतना काफी। मैम जी इसमें जी, इसमें आज जो के लिए इतना एक्सपेक्टेड काफी है, फ्रीक्वेंसी है, बहुत 2 घंटे हो गए हैं, मैं अभी थक गई हूँ। मैम मैम 2 घंटे तक पढ़ रहे हैं। मैम इसमें जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ना, तो हाँ, हमने उसको n को मल्टीप्लाई किया, जो हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड किया, ये जो लेस देन ये जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज फाइंड की है, इनके साथ मल्टीप्लाई किया। no no not the cumulative one, the probabilities we find for each value of x by subtracting. अच्छा मैम, ये जो टेबल इधर मेंशन है ना, तो इसमें एक जो है हम लोगों ने वो जो नेगेटिव में -0.5 को किया और जो पॉजिटिव है उसमें ऐड किया 0.5 को, उस वाले टेबल को क्या कहते हैं? Standard normal table, standard normal नो table. मैम, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल नहीं, उधर से देख के हमने इधर जो वैल्यूज लिखी हैं इसके, इसको क्या कहते हैं? ये वाली, यस मैम। ये वाली या ये वाली? नो मैम, ये दूसरी जो PZ इज लेस देन Z। This is the cumulative frequencies, cumulative probabilities. क्या है ये? Cumulative probabilities. आप देखिए स्टेटमेंट डिसाइड कर रही है आपको, लेस देन दैट, z जो भी आ रहा है उससे पीछे वाली प्रोबेबिलिटी, उससे पीछे वाली, ये क्यूमुलेट होती चली जा रही है, ये देखिए। ओके मैम। और Less मैम than उसके that, साथ जो less than that. PI है, PI क्या शो कर रहा है? These are the probabilities for each value of x. ये probabilities है, ओके मैम, specified प्रोबेबिलिटी probabilities. सही है। Cumulative है, कि accumulate होके बंद हो रही है। Cumulative probability के साथ capital N को multiply नहीं कर सकती, मुझे हर value के सामने specified probability चाहिए। ओके मैम, ठीक है। So we Ma'am? cumulative probabilities निकाल के we subtract it and then we multiply each specified probability to capital N. जी बताएं। मैम ये जो z इक्वल्स टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा है ना, तो मैम इसमें हम सिग्मा कहाँ से लाएंगे? बेटे सिग्मा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, म्यू रिप्लेस होगा एक्स बार के साथ क्योंकि म्यू नहीं Yes, गिवन था, yes, ma'am. और सिग्मा रिप्लेस होगा एस के साथ, और ये डेटा गिवन Yes, है आपके पास, आपने इस डेटा को इस्तेमाल करना है, उसने आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे दिया, ये आपका काम है कि आप यहाँ से मिड पॉइंट्स निकालें, यहाँ से फ्रीक्वेंसी है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ करके एक्स बार निकालें, Yes, ma'am. एफ Okay, एक्स ma'म. स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स करके Yes, ma'am. Okay. ओके मैम। Thank you, ma'am. मैम एक दफा इसको जरा ऊपर करें। जी जी बताएं। मैम पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। जी ये वाला या ये वाला? मैम ये वाला, ये वाला। ओके ले लें। हो गया मैम। जी सो क्लियर है आज का टॉपिक आप लोगों Yes, को? ma'am. इट्स अ ma'am, गुडनेस ऑफ clear है। टेस्ट। बाद में ये नहीं कहना मैडम ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी हमें कुछ समझ नहीं आया। आप लोग गवाह हैं कि इस वक्त मेरे साथ बच्चे हैं वो 11 हैं, और फिर मुझे